चलिए, आप सबका स्वागत है इस सेशन में। और ये एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी का बेसिक सेशन है, जिसमें हम इस ड्यूरेशन में वैदिक एस्ट्रोलॉजी के डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग को लेंगे। सबसे पहले लोगों के दिमाग में ये होता है कि बेसिक कितना इम्पोर्टेंट है, क्या बेसिक आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। और कई लोगों को ऐसा लगता है कि सीधा एडवांस सीखते हैं, बेसिक में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, है ना। लेकिन क्या होता है कि बेसिक बहुत ज़रूरी है हर चीज़ में, चाहे आप एजुकेशन कर रहे हो किसी भी टाइप में। अगर आप किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो उस टाइम पे भी आप बार बार उसको यही बोलोगे, बेटा अपना बेसिक्स हमेशा स्ट्रांग रखना। लेकिन शायद जब हम खुद परस्यू करते हैं कोई भी नॉलेज को, और उस टाइम पे शायद हम सिर्फ और सिर्फ मतलब एडवांस एंड प्रिडिक्शंस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। बट आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज कई जगह आप भी गलत नहीं है, क्योंकि जो प्रिडिक्शन है इट इज़ रियली अट्रैक्टिव। और ये एक नशा भी है, क्योंकि जब आप प्रेडिक्शन कर देते हैं एक दो बार तो यू ऑल्सो गेट इन टू अ सिचुएशन वेयर यू वांट टू प्रिडिक्ट मोर। और ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। लेकिन कोई भी इंसान जब अ, बड़े ही आसानी से कुंडली को देख लेता है, समझ लेता है और कुछ ना कुछ बोलता है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उसने अपने बेसिक्स फंडामेंटल्स को हमेशा याद रखा है, और कहीं ना कहीं उसको उसने इग्नोर नहीं किया है। तो इसलिए बेसिक बहुत जरूरी है, ठीक है। लेकिन बेसिक सीखे तो क्या सीखे और कहाँ से शुरू करें, क्या कौन से सिस्टम के एस्ट्रोलॉजी से सीखें, ये भी कई बार दिमाग में आता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर एस्ट्रोलॉजी का जो मेन मदर है दैट इज वैदिक एस्ट्रोलॉजी। क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी से ही सारे एस्ट्रोलॉजी निकले हैं। और चाहे आप किसी भी एस्ट्रोलॉजी को ले लें, चाहे आप नाड़ी की बात करें, चाहे आप केपी की बात करें, चाहे आप जेमिनी की बात करें, चाहे आप भृगु नंदी नाड़ी की बात करें, चाहे आप लाल किताब की बात करें, तो एवरी एस्ट्रोलॉजी ऑलवेज सेज द प्राइमरी रेफरेंस इज वैदिक एस्ट्रोलॉजी, है ना। तो इसका मतलब ये है वैदिक एस्ट्रोलॉजी कहीं ना कहीं अपने मतलब इंपॉर्टेंस तो रखता है। और जो चीज पहले आई है तो उसका डेफिनेटली उसका इम्पोर्टेंस है। लेकिन ज्योतिष को समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ज्योतिष है क्या, है ना। तो पहले मैं आप लोगों से ये समझना चाहूंगा, है ना, कोई भी हैंड रेस कर सकता है, वो मुझे ये शेयर करे कि उसके हिसाब से ज्योतिष क्या है और ज्योतिष क्यों सीखना चाहिए। तो एनीबडी कैन रेज देयर हैंड, वी विल अनम्यूट देम। जस्ट वांट टू शेयर व्हाट इज ज्योतिष एज पर देम, और क्यों ज्योतिष सीखना चाहिए। एनीबडी वांट टू शेयर? होगा। ओके। जी मनोज जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो जो जितना मेरे को समझ आया इस जर्नी में, जैसे मैं देखूं, मैं जुलाई से जुड़ा हूं। उससे पहले मतलब जो लाइफ के जो पैटर्न है, जो मतलब ठीक चीज़ें, मैं उनको हमेशा फॉलो करता आया हूँ। मतलब कि जो हम्म। सत्य का साथ देना और कभी किसी का बुरा ना करना। बट एस्ट्रोलॉजी के जुड़ने के बाद ना और बहुत गहराई में चीज़ें समझ आई हैं कि और किन किन चीज़ों की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कैसे वैसे आपने वास्तु का एक चीज़ बोली थी, अभी मेरे वो हमेशा माइंड में रहती है। हर वस्तु में एक वास्तु है। हम्म। तो मतलब और उसमें एक ग्रह है जैसे। तो मैं वो कनेक्ट कर रहा था, जैसे बचपन में बोलते थे किसी चीज को पाँव ना लगाओ, क्योंकि भाई वो हम्म। एट द एंड एक ग्रह ही है, कोई वस्तु है तो ग्रह है। तो मतलब हम्म। ये डीप अंडरस्टैंडिंग और बड़ी है, और काफी कुछ और चीजें हम्म। समझने को शुरू हुआ है कि वे ऑफ लाइफ भी और चेंज हुआ उसके बाद मेरा, मतलब और हम्म। इम्प्रूवमेंट हुई है इससे। और हम्म। मतलब इसमें सर पूरा क्रेडिट आप ही को जाता है। आपने इतने अच्छे थैंक यू। से पढ़ाते हैं, आप इतना हम्म। डिटेल में समझाते हैं हम्म। कि पढ़ने में मजा आता है, इंटरेस्ट भी बढ़ता है। हम्म। और जैसे अभी आपने एक बात बोली ना अभी कि नशा हो जाता है, तो कल हम्म। एक्चुअली मेरे साथ हुआ। मेरे एक फ्रेंड है, उनको जॉब में कुछ वो हो रहा था, मतलब जॉब नहीं मिल पा रही थी कुछ टाइम से। तो हम्म। कल जैसे आपने ट्रांसलेट में हमें सिखाया, केतु का आप हम्म। सिखा रहे थे, तो मैंने उसका बाई चांस उस समय देखा। तो मैं आके फिर अपनी वाइफ को बोला कि मेरे को लग रहा है इसकी ना इंडस्ट्री चेंज होगी, मेरे फ्रेंड की। और आप सर हम्म। बिलीव नहीं करोगे, उसके आधे घंटे बाद उसका फोन आया और उसने मुझे कहा कि मैं
इंडस्ट्री चेंज हो गई है उसकी। तो हम्म, मतलब वो बिलीव इतना बढ़ जाता है क्योंकि अपने सामने राइट सारी चीजें हो रही हैं। तो राइट। अच्छा है सर, बहुत मजा आ रहा है जुड़ के, बहुत जी सीखने को मिल रहा है, लाइफ में बहुत इंप्रूवमेंट हुई है। चलिए बहुत अच्छा है सर, आपका गुड। थैंक यू फिर से बहुत बहुत। थैंक यू थैंक यू। बेस्ट विशेस टू यू। थैंक यू सर। जी थैंक यू। दर्शक जी ये बताइए कि आपके नज़र में ज्योतिष क्या है और क्यों सीखना चाहिए ज्योतिष? देखिए सर, जब तक जिसको ज्योतिष का ज्ञान नहीं है वो तो ज्योतिष को समझता है भविष्यवाणी जी जी अब तक। लेकिन जी। ज्योतिष है जो ईश्वरी, ये ईश्वरी प्रज्वलन है, हम्म ज्योति ईश। और इसको जब से मैं जुड़ा हूँ ज्योतिष में, वैसे तो मैं 20 साल से इसको बेसिक मैंने ज्योतिष के साथ में, लेकिन कभी मैंने इसको गहराई से नहीं लिया। लेकिन आपके साथ जुड़ा हूँ और भी प्लेटफॉर्म, लेकिन आपके साथ जुड़ने के बाद में मुझे ज्योतिष की हम्म बहुत कुछ जानकारी मिली है। तो हम्म ज्योतिष मीन्स अपने आप को जाना, हम्म अपने आप को जाना और ग्रहों के साथ में अपने आप को हम्म एडजस्ट करना, वही ज्योतिष है। और अपना सही अपने आप को कर्म करना, तो हम्म। निश्चित तौर पर आपको ज्योतिष से भी फायदा मिलेगा भविष्य में। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही। जी सर। ठीक है सर, थैंक थैंक यू। थैंक वंदना जी। नमस्कार सर। जी आपके साथ रहते हुए ये समझ में आया सर, एस्ट्रोलॉजी में जो हमारा चार्ट है वो हम्म हमारे कार्मिक इम्प्रेशंस है, हम्म और उसके इम्पैक्ट को रेक्टिफाई करने के लिए हमको एस्ट्रोलॉजी के साइंस को समझना है, विच वी कैन लीड अ स्मूथ लाइफ। जी डेफिनेटली। जी थैंक यू। थैंक्स। प्रद्युम्न जी। सर प्रणाम सर। प्रणाम। ज्योतिष मतलब एक ऐसी चीज है जो कि हमारा हर चीज से जुड़ा हुआ होता है। हम्म हम लोग बचपन से भी जब भी कुछ करते थे, जैसे कि छोटे छोटे बच्चों में भी कुछ मतलब बोलते कि ये होना ही नहीं होना है, और हम्म दो दो उंगली पकड़ो, एक दो हम्म उंगली दिखाते हैं, एक उंगली पकड़ो कि कोई ये होने वाला है, और वो हो जाता है। तो हम मतलब बचपन से ऐसा ही बिलीव रहता है कि लोगों की कि ज्योतिष मतलब क्या होने वाला है आगे, ये सब की मतलब जो चाहत रहता है, ये सब हर चीज से जुड़े हुए होते हैं। हम्म मतलब हमारा जो बॉडी का हर पार्ट से लेकर हमारा जो 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 चीज हमारा सराउंडिंग में रहते हैं, सब कुछ अपने आप एक दूसरे से जुड़ा होता है, और वो सब कुछ ग्रहों से जुड़ा होता है। ये सब को जानना ही ज्योतिष मेरा रिसर्च है। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। थैंक यू फॉर शेयरिंग। जी Good मैम। evening, sir. गुड Back इवनिंग। with you. जी जी थैंक यू वेरी Sir, मच। astrology basically, I feel it's a way of life. I've written in the chart also to learn, यस because a lot यस। of times what happens is that बहुत सारे planets conjunctions में होते हैं and all, वो तो है ही है, तुम्हारे birth time पे तुम पैदा ही हुए उसके साथ. But if you have this knowledge, what happens is due to your actions, you can change that your destiny. कि जब तुमको पता है कि पिछले जन्म में ऐसा कुछ हो चुका है, तो तुम सावधानी रखोगे, प्रिकॉशंस रखोगे. सो दिस इज व्हाट द ब्यूटी ऑफ एस्ट्रोलॉजी इज, दैट इट वार्न्स यू कि ये स्टेप्स लेने हैं कि नहीं लेने. सो बिल्कुल दैट बिल्कुल। वे. थैंक यू। अच्छा, अभी मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जैसे कुछ लोगों को ज्योतिष आता है, कुछ लोगों को नहीं आता है ना? अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि क्या आप लोगों का किसी का भी चंद्रमा नेटल के केतु के नक्षत्र में है? किसी का चंद्रमा केतु के नक्षत्र में है? ओके जी, केतु के नक्षत्र में है। केतु के नक्षत्र। सर आपको क्या ऐसा लगता है कि कई घटनाएं आपके जीवन में होती हैं और ऐसा लगता है कि वो पहले भी हो चुकी हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता। कई कई घटनाएं होने से रुक जाते हैं, चलते चलते कभी कभी ठीक हो जाते हैं, कभी कभी उसमें डिससेटिस्फेक्ट हो जाते डिसरेस्पेक्ट तो वो अलग चीज हैं। है ना? लेकिन आप ये नोटिस करना, जिनका भी चंद्रमा केतु के नक्षत्र में होगा, है ना, केतु जो है इंट्यूटिव पावर है ना? हाँ सर। तो ऐसे जातकों को कई बार ऐसा होगा उनके साथ, फॉर एग्जाम्पल, कि कोई चीज उनके साथ घटित हो रही है और उनको लगेगा कि बैक ऑफ द माइंड ये शायद मैं यहाँ पे पहले भी आ चुका हूँ, या ये घटना मेरे साथ पहले भी हो चुकी है,
या जिनका चंद्रमा केतु के नक्षत्र में होगा, वो कई बार ताला लगाने के बाद दोबारा जाएंगे वापस चेक करने के लिए, अरे मैंने ताला ढंग से लगाया था नहीं लगाया था, वो तो होता है। है ना? तो ये चीजें जो है ना, कनेक्शन, ये है एस्ट्रोलॉजी। हमारे जीवन में देयर आर सर्टेन पैटर्न्स जो हमारे साथ होते हैं, और उसी पैटर्न को समझने के लिए एस्ट्रोलॉजी कैन हेल्प। ठीक है, लेकिन जैसे कि आपको ये नहीं डरना है। अब जैसे मैंने अभी एक सिंपल एक चीज रूल बताया, सर ने बोला मेरे साथ तो ऐसे नहीं होती, है ना, तो इसमें आपको डरने की कोई भी बात नहीं है, ना ही कोई शेम की बात है। आप वही चीज बोल रहे हो जो ग्रह बोल रहे हैं, है ना, और हो सकता है इंटेंसिटी ऑफ द प्लैनेट इज डिफरेंट, उसमें कम या ज्यादा प्रभाव जरूर होगा, लेकिन जो प्रभाव है आप ग्रह को जानते हो, आप किसी भी इंसान को नहीं जानते हो। पर्सनली हम किसी को नहीं जानते उसके जीवन में क्या घट रहा है, लेकिन हम ग्रह को जानते हैं। आज जैसे कि अभी वी आर इन द प्रोसेस ऑफ रजिस्टरिंग एज अ एंटिटी एंड अ कंपनी। आज मैं सीए के पास गया, है ना, और जब मैं सीए के पास गया तो उन्होंने कहा कि अगर आप ज्योतिष का ही काम करते हैं, है ना, थोड़ा बहुत हमारे लिए भी बता दीजिए। कैसे बताते हैं आप? मैंने कहा आप कुछ भी बता दीजिए मेरे को। उन्होंने कहा कि, मैंने कहा मोबाइल नंबर से ही बता सकते हैं हम। तो उन्होंने कहा ठीक है, मोबाइल नंबर, अपना घर का नंबर और अपना गाड़ी का नंबर लिख दिया, है ना। तो उसमें हमने कई सारी चीजें बताई जो इनका एकदम एग्जैक्ट मैच कर गया, है ना। तो अब उन्होंने बोला कि आपका सारा काम हम संभाल लेंगे, ऊपर से डिस्काउंट भी दे दिया। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं भाई ज्योतिष तो यहाँ पे मेरे को डिस्काउंट भी दिला दिया। तो ज्योतिष के साथ जितना आप जियोगे, है ना, उतनी इंटेंसिटी आपके अंदर भी बढ़ेगी चीजों को देखकर। और इतना ही नहीं, उनके साथ जो असिस्टेंट बैठा था, तो सर उसने बोला कि सर मेरे बारे में कुछ बताओ। मैंने कहा आपको यूरिनरी समस्या है। उसने कुछ भी नहीं दिया था मेरे को। तो उन्होंने कहा हाँ सही कह रहे हो, मेरे को ये दिक्कत है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि ज्योतिष जब आप करोगे तब आपको हर चीज धीरे धीरे समझ में आएगी कि ये इंसान दिख कैसे रहा है और क्यों दिख रहा है। अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट सर्टेन पैटर्न्स। तो पैटर्न मतलब क्या है? अगर किसी ज्योतिष का या अगर किसी इंसान का जन्म किसी भी राशि में हुआ है, उसका जो ढांचा है शरीर का, उसका जो मस्तक का शेप है, वो कहीं ना कहीं उसी राशि या ग्रह से कनेक्टेड है। और हर ग्रह का अपना एक प्रिडिक्शन है, हर राशि का अपना एक प्रिडिक्शन है। उससे आपको गेज करने में आसान होगा। जब मैं छोटा था, मैं कई बार देखता था कि लोगों के जो हेड का स्ट्रक्चर है कई बार कई जानवरों से मेल खाता है। आप में से किसी ने ऐसा कभी रिजेंबल किया? तो मुझे ऐसा लगता था पहले जमाने में शायद वो, मतलब पहले जन्म में शायद वो वही जानवर थे। लेकिन क्या है कि कहीं ना कहीं वो क्यों रिजेंबल करता है? क्योंकि हर एक जानवर भी किसी न किसी ग्रह से एसोसिएटेड है। और राशियां भी अगर आप देखेंगे, वहां पे कई जगह कई जानवरों की आकृति बनी हुई है राशियों में। देखा आप लोगों ने ज़ोडिएक साइंस में? क्यों बने? कभी सोचा आपने ऐसा? अब जैसे हम टॉरस की बात करते हैं, चलो एरीज की बात करते हैं, एरीज से शुरू होता है, एरीज की बात करते हैं। उसमें जो साइन है वो किसका है? मेष की। मेष, मेष मतलब क्या है समझते हैं आप लोग? मेष, चैट में बताइए मेष का मतलब क्या होता है? रैम, बिल्कुल ठीक। तो उनका एक नेचर होता है। आपने देखा है कि दो कैसे लड़ते हैं ऐसे करके सर में लड़ते हैं, देखा आपने? दो भाग के आते हैं और दोनों का सर टकराते हैं, राइट? तो इसका मतलब उनका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया क्या है? सर, है ना। तो इसका मतलब जो मेष राशि होगा उसका कपाल या सर प्रोमिनेंट होगा, है ना। देखकर आपको वो चीज समझ आएगी। अगर मैं कहूं टॉरस साइन, अगेन इट इज बुल। आपने देखा बुल? तो टॉरस साइन वाले आज नहीं तो कल थोड़े बल्की फिजिक वाले हो जाएंगे।
बुल कैसे होता है? स्ट्रॉन्ग बिल्ड दिखता है, बट जरूरी नहीं है अंदर वो ताकत हो, लेकिन स्ट्रॉन्ग बिल्ड दिखते हैं। तो हर राशि का फिजिकल अपीयरेंस होता है, ऐसे ही हर राशि का एक बिहेवियरल भी तरीका होता है कि मानसिक सोचने की शक्ति भी होती है। पहले जमाने में जब भी ज्योतिष को यूज किया जाता था, इंसान बस ये पूछता था कि मैं क्यों और किस लिए आया हूं। ज्योतिष का काम यही था, इंसान को सही राह दिखाना, है ना, सही डायरेक्शन, सही पाथ देना। आज की डेट में भी हर इंसान सिर्फ और सिर्फ हमारे बताए हुए जो शिष्टाचार हैं, जो बचपन में हमने सीखे, उनको भी अगर आप फॉलो करते हो तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में कई बुराइयां जो हो रही हैं, कई परेशानियां जो हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं कमी में आ जाएंगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि अल्टीमेटली हम अपने कर्मों को सुधार रहे हैं, है ना। हम पास्ट लाइफ की बात करते हैं, तो वो क्या है? वो भी कहीं ना कहीं ज्योतिष का ही अंग है। तो जब भी आप ज्योतिष को किसी के सामने प्रूफ करते हो, मुझे तो ऐसा लगता है कि ज्योतिष को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। ज्योतिष, क्योंकि जो चीज आपके सामने प्रेजेंट है उसको अलग से क्या प्रूफ करना, है ना। लेकिन कई बार कई लोग ये समझते हैं कि ज्योतिष काम नहीं करता, और ऐसे ही कई बड़े बड़े स्पीकर्स रहे हैं इस पूरे विश्व में जो कि ज्योतिष के खिलाफ उन्होंने कई सारे बातचीत करी। लेकिन मैं ये मानता हूं, किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर किसी को बोलना है तो पहले जरूर उस टॉपिक को जानना परखना चाहिए, है ना। बिना जाने बिना परखे किसी भी टॉपिक के ऊपर किसी को ऐसे बोलना नहीं चाहिए। अगर मुझे कोई बोले कि भाई आज आपको एक एक पर्टिकुलर मेडिकल टर्म के बारे में आप बताएं कि ये ऐसा सही है गलत है, जिसको मेरी नॉलेज नहीं है, मैं क्यों जाकर उसको समझा, राइट। तो इसका मतलब सबसे पहले हमें एक चीज की नॉलेज लेनी चाहिए। नॉलेज लेके मुझे पता चलेगा कि क्या वो काम करता भी है या नहीं करता है। बिना नॉलेज के किसी के ऊपर या किसी चीज के ऊपर कमेंट करना वो सही नहीं है। इसलिए सबसे पहले आप खुद ज्योतिष को सीखें। अब बात होती है कि क्या ज्योतिष कुछ 100 ईयर्स पहले आया या कब आया? ज्योतिष की उत्पत्ति कब हुई? ज्योतिष की उत्पत्ति जब से ये ग्रह मंडल है तब से हुई। कहा यह जाता है ब्रह्मा जी ने ये पूरे विश्व को रचा, ठीक है। जब विश्व को रचा गया तब हर ग्रह को उन्होंने एक ड्यूटी दी कि हर ग्रह का कोई ना कोई एक कार्य होगा, उन कार्यों को उनको करना है। तो अल्टीमेटली जब सृष्टि का रचय हुआ तब हर ग्रह अपने अपने पोजीशंस पे आ गए, और उस पोजीशंस पे दिन हो या रात हो, वो अपनी ड्यूटी आज भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, बिना रुके बिना थमे। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे कि इंसान कई बार अपने काम करने के बाद सोचता है कि बस अब थोड़ा आराम कर लूं, लेकिन ग्रह कभी आराम नहीं करते, उनको हमेशा अपना काम करते रहना पड़ता है। दे डोंट हैव एनी ब्रेक, है ना। एस्ट्रोलॉजी कई बार लगता है बहुत इजी है, और वो है भी। वो तब इजी है जब आप उसके साथ उठते बैठते हैं। अब उठना बैठना कैसे होता है जी? मुझे पता है जब मैं एस्ट्रोलॉजी सीखता था उस टाइम पे, अभी भी सीख रहा हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं सीख रहा हूँ, उस टाइम पे मैं कई बार कोई घटना होती थी मैं तुरंत कुंडली बना के चेक करता था ये कौन से ग्रह की वजह से हुई, ये कैसे हुआ। जैसे कि मुझे पता है कि मेरे को कौन से दिन चोट लगनी है ना। जिस दिन चंद्रमा केतु के नक्षत्र जाता है उस दिन मेरे को चोट लगती है ना। कई बार हुआ है मेरे को, गाड़ी से सर पे चोट लग गया या कहीं पे भी लग गया, तो मैं उस दिन को हमेशा कॉशियस रहता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ? ज्योतिष आपको अपने पैटर्न के एनालिसिस पे ये बता सकता है कि कौन सा ग्रह आपको क्या फल दे सकता है, ताकि आप उस दिन पहले से आगाह हो जाए, है ना। मैं तो उस दिन घर पे बहस भी नहीं करता ताकि बेलन ना सर पे पड़ जाए, क्योंकि केतु के नक्षत्र आते ही चोट लगने का योग बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि चंद्रमा लगन में है, और चंद्रमा जो है कहीं ना कहीं केतु की दृष्टि चंद्र पे पड़ रही है। 9वें घर में केतु है,
केतु की पंचम दृष्टि लगन पे पड़ेगी तो चंद्र पे पड़ रही है, कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन बन जाता है। तो कहने का मतलब बड़ा ही सिंपल है। ये सारी चीजें हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये दृष्टि क्या होती है, राशि क्या होते हैं, ग्रह क्या होता है, राशियों के अलग अलग तरीके होते हैं। अब जैसे कुछ मैंने नोट्स बना रखा है, ये नोट्स आप लोगों को मिलेगा जब ये कोर्स करेंगे। ऐसे हो सकता है कि कई लोग नए हो हमारे साथ जुड़े हैं और कई लोग, बहुत सारे लोग पुराने हैं जो ऑलरेडी जानते हैं। तो आप लोगों को जो भी ये वीडियोस मिलेंगे उस वीडियो का लाइफ टाइम एक्सेस आपको मिलेगा, ठीक है, हमारे पोर्टल पे भी मिलेगा और प्लस आपको टेलीग्राम पे भी एक्सेस मिलेगा। और जितने भी क्लासेस के नोट्स हैं वो भी आप लोगों को टेलीग्राम पे ही पोस्ट किए जाएंगे, वहां पे आप देख पाओगे। अब जैसे हम बात करते हैं कि हर ग्रह हमारे पास अलग अलग रिजल्ट लेके चलता है और हर ग्रह को कोई ना कोई एक साइन असाइन है। तो ज्योतिष का कैलकुलेशन कैसे होता है? ज्योतिष का कैलकुलेशन होता है, आप या हम सारे पृथ्वी में बैठे हैं, तो पहले जब ज्योतिष के कैलकुलेशन किया गया तो उसका ऐसे ही किया गया कि पृथ्वी को सेंटर में मानकर ये माना गया कि सारे ग्रह पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे हैं, ठीक है। लेकिन साइंस ने बाद में इसको गलत दर्शाया, क्योंकि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूम रही है ना। लेकिन आज के डेट में भी हम ज्योतिष के कैलकुलेशन पृथ्वी के हिसाब से ही इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारा सेंटर पॉइंट इज अर्थ, क्योंकि हम अर्थ में, अगर हम सूर्य में होते तो सूर्य को सेंटर लेते हैं। यहाँ पे हम सूर्य में नहीं है, हम पृथ्वी में है, इसलिए पृथ्वी को हम सेंटर लेके सारे प्लैनेट्स के कैलकुलेशंस को देखते हैं। पूरे ग्रह मंडल को 360 डिग्री में बनाया गया, ठीक है। 360 डिग्री का जो भी पूरा जोडियक है उसको पूरा जोडियक बोला जाता है। उसमें अलग अलग राशियों के सेक्शंस डिवाइड किए गए, हर राशियों को 30 डिग्री दिया गया, है ना। राशि जब सेक्शन डिवाइड हुआ हर राशि को 30 डिग्री दिया गया। और आज की डेट में जब आप आकाश मंडल में देखेंगे तो आपको ये दिख जाएगा कि ये ग्रह कौन से राशि में चल रहा है या ये ग्रह कौन से नक्षत्र में चल रहा है। तो नक्षत्र से और राशि के कैलकुलेशन से हमें ये पता चलता है कि ग्रह आज की डेट में कहाँ चल रहा है और कौन सी जगह है, ठीक है। तो जब भी हम ज्योतिष को सीखते हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कुंडली कैसे बनानी है, ठीक है। तो कितने ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता कि कुंडली कैसे बनती है? अगर सबको पता है तो हम ये टॉपिक स्किप कर सकते हैं। एवरीबडी इज अवेयर कि कुंडली कैसे बनती है। जिसको नहीं पता वो एक बार मैसेज कर सकता है। ओके, विजय जी बोल रहे हैं नहीं नहीं पता, ओके नो प्रॉब्लम। तो कुंडली हम क्यों बनाते हैं पहले वो समझ लेते हैं। कुंडली हम इसलिए बनाते हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि आज के दिन इस वक्त अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो प्लैनेटरी पोजीशन क्या है, ठीक है। तो जिस टाइम पे बच्चा जन्म लेता है उस टाइम के प्लैनेटरी पोजीशंस को हम ले लेते हैं, तो उसे ही हम कुंडली बोलते हैं। लेकिन क्या आप लोगों ने ऐसा सोचा कि वो तो उस टाइम की बात है, आज क्या चल रहा है, क्या वो कहीं इंपॉर्टेंट नहीं है या क्या? मतलब ऐसा क्यों लिया जाता है कि जन्म के वक्त का ही कैलकुलेशन लिया जाता है, अभी का क्यों नहीं लिया जाता है? ऐसा मन में कभी किसी का आया है? आया? यस नो? चैट पे बता दीजिए अगर किसी का आया है या नहीं आया। ओके, तो क्या लगता है क्या रीजन हो सकता है? एनीबडी कैन रेज हैंड एंड आंसर। क्या रीजन हो सकता है कि भाई जिस टाइम पे जन्म लिया गया उसी टाइम पे चार्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और अभी जो चल रहा है उसके ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है? ऐसा क्यों है? क्या लगता है आपको? बता सकता है कोई कोशिश कर सकता है? एनीवन? चलिए, ये इसलिए ऐसा है, आपकी पहचान किससे है? आपके माता पिता से, करेक्ट। आपके माता पिता से ही आपको जाना जाता है।
बाद में इंसान अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाता है, वो बात अलग है। लेकिन इसका मतलब ये है, आपने मान लीजिए कहीं नौकरी में आपने ज्वाइन किया, ठीक है, 1 तारीख को ज्वाइन किया, आज 30 तारीख है, ठीक है, मान लेते हैं हाइपोथेटिकली 30 तारीख है, आपको सैलरी मिल जाती है। तो आपको सैलरी आज मिली, 1 तारीख को नहीं मिली। आपको सैलरी आज इसलिए मिली क्योंकि आपने 1 तारीख से काम किया अब तक, तब जाके सैलरी मिली। किसी भी चीज की जो शुरुआत है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस प्ले या रोल प्ले करती है। स्टार्टिंग के शुरुआत कब हुई किसी भी चीज की। कभी भी किसी डॉक्टर के पास भी जाओगे, डॉक्टर यही सेंस करने की कोशिश करेगा कि आपको ये समस्या कब से आ रही है ना। वो भी आके यही बोलेंगे कब से समस्या आ रही है आपको, फ्रॉम व्हेन, ऐसा क्या किया था आपने। तो इसका मतलब क्या हुआ, जीवन में जब भी कोई भी चीज की शुरुआत होती है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, और उसी से सब कुछ होता है। जैसे कि साधारण भाषा में बोलूं, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो शुरुआत है इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। ज्योतिष में मुहूर्त का बहुत इंपॉर्टेंस है, मुहूर्ता जिसे कहते हैं, मुहूर्त का बहुत इंपॉर्टेंस है। क्यों इंपॉर्टेंस है? क्योंकि आप बस यही चाह रहे हैं कि कोई शुभ कार्य मैं कर रहा हूं या कर रही हूं, एक सही वक्त पे शुरू करूं। क्योंकि सही वक्त पे ही शुरू करने से काम की जो कंप्लीशन है वो पॉजिटिव हो सकती है। इसलिए दिन में तो बहुत सारे समय होते हैं, लेकिन अपना इंपॉर्टेंट कार्य अगर हम सही समय पे करें तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए कोई भी जातक जब जन्म लेता है, वो दिन वो समय बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसने वही समय पे उसी दिन क्यों जन्म लिया, ऐसा क्या रीजन था। तो रीजन इज द प्लैनेटरी पोजीशन, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस होता है जिस दिन जातक ने जन्म लिया वो दिन सबसे इंपॉर्टेंस होता है, और उसी दिन की कुंडली हम बनाते हैं। अब कैसे बनती है कुंडली? तो हम किसी भी सॉफ्टवेयर से कुंडली बना सकते हैं। तो मैं सबसे पहले एस्ट्रोसेज से दिखा देता हूँ कि एस्ट्रोसेज से कुंडली कैसे बन सकती है और कुंडली को कैसे देखेंगे, ठीक है। कुंडली को बनाना आसान है, डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन कई बार कई लोग 3-3 4-4 महीने लगा लेते हैं, सिर्फ कुंडली बनाना ही सीखते हैं, है ना। लेकिन आजकल जो इम्पोर्टेंट है उस पे ज्यादा फोकस करना ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि कुंडली बनाना सॉफ्टवेयर कर लेगा, लेकिन कई चीजें आपको जस्ट बेसिक पता होनी चाहिए, कुंडली सही बनी है या नहीं बनी, है ना। तो उसको समझने का कई तरीके हैं। तो सॉफ्टवेयर में आप एस्ट्रोसेज यूज कर सकते हो, ठीक है। एस्ट्रोसेज एक फ्री सॉफ्टवेयर है, और उसमें जब आप यूज करोगे तो उसमें कुंडली कैसे बनाया जाएगा, कहाँ कहाँ क्या क्या देखा जाएगा, थोड़ा बहुत मैं आपको सॉफ्टवेयर का आइडिया दे देता हूँ। ये एक फ्री सॉफ्टवेयर है। तो सबसे पहले आपको कुंडली बनाने के लिए आपको एस्ट्रोसेज सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर लो। अगर आपके पास, मेरे ख्याल से ये एप्पल में और ये सॉफ्टवेयर दोनों में ही अवेलेबल है, ठीक है, एंड्रॉयड में, तो ये आप इंस्टॉल कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही ये सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा कुंडली का, ठीक है। तो आप कुंडली के ऑप्शन को यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा न्यू कुंडली का। तो यहाँ पे आपको कुंडली के डिटेल्स डालने हैं, ठीक है। मान लेते हैं कोई भी डिटेल है, किसी का भी है ना, तो किसी भी उनको लेते हैं जो एकदम नए हैं, जिनको नहीं आता कुंडली बनाना, है ना। दे कैन रेज देयर हैंड, जिन्होंने चैट पे बताया था उनमें से कोई भी अपना हैंड रेज कर सकता है। जिन्होंने बताया था कि, अच्छा, अर्चना शुक्ला जी, विजय, दोनों में से कोई भी हैंड रेज कर सकता है, ठीक है। अब अर्चना जी आप अनम्यूट कर लीजिए।
हाँ जी सर। जी, तो सबसे पहले ये बताइए, आपको कोई आपत्ति तो नहीं है अगर आप अपनी कुंडली यहाँ पे बना रहे हैं, अपने डेट ऑफ बर्थ डिटेल शेयर कर रहे हैं, तो उसमें कोई इशू तो नहीं है आपको? नहीं 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 सर, नहीं सर, कोई आपत्ति नहीं है सर। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि कुंडली कैसे बनाई जाती है। आपकी कुंडली बनाते हैं हम यहाँ पे। हाँ जी। तो सबसे पहले हमने इनका नाम डाल दिया, स्पेलिंग है ARCHANA, है ना, ARCHANA। ठीक है जी, तो डेट ऑफ बर्थ बताइए जी। 11th मार्च। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जब भी आप इस डेट के सेक्शन को क्लिक करोगे तो ये टॉगल ओपन हो जाएगा। तो इन्होंने कहा 11 मार्च, तो मैं मार्च का महीना सिलेक्ट कर लेता हूँ, स्क्रॉल करके 1980। जी। एंड नाउ वी विल गो टू द ईयर। आप इसको स्क्रॉल करके 1980 पे जा सकते हैं और इसको सेट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे डेट सिलेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे टाइम को सिलेक्ट करना है। टाइम बताइए जी। 2:30 AM, रात के 2:30 बजे सर। जी, रात के 2:30 बजे मतलब सुबह का टाइम होगा, तो हम इसको 2:30 करेंगे। और ये जो टाइम चल रहा है ये 24 आवर्स टाइम फॉर्मेट में चल रहा है, तो 2:30 बताया ना आपने? हाँ जी हाँ जी सर। 2:30, और इसको सेकंड्स को भी 0 कर लेंगे। ठीक है, इसको भी सेट कर देंगे। अब इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट हमें क्या करना है, लोकेशन। तो जन्म का स्थान, जन्म का स्थान सर मुरैना आएगा। MP में आता है सर, ग्वालियर के पास पड़ता है। क्या स्पेलिंग है मुरैना? ये नीचे वाला MOR। MOR। एक मिनट, मैं इसमें देख के बता रही सर। जी, RIANA। मौरी, मौरी डालिए सर, मौरी में भी आ जाता है MORI। MORI तो नहीं आ रहा। ये है सर, मध्य प्रदेश आ रहा है, 3rd नंबर में आ रहा है, ये 2nd वाला, नंबर। ठीक है, ये वाला हाँ मौरी हाँ मध्य प्रदेश। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, तो हमने सबसे पहले नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, लोकेशन, देन जेंडर सिलेक्ट कर लीजिए, फीमेल। फिर आप सेटिंग में जाइए यहाँ पे। ठीक है, सेटिंग में यहाँ पे आपको आयनम से यूज करना है, तो आप यहाँ पे कोई भी आयनम से यूज कर सकते हैं। अगर आप वैदिक कर रहे हैं तो आप यहाँ पे NC लहरी सिलेक्ट कर सकते हैं, BV रमन सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो आपकी चॉइस है। तो अभी फिलहाल हम NC लहरी कर देते हैं इसको। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं इसको चेक करूंगा तो ये ऑटोमेटिक आपकी ये कुंडली सेव हो जाएगी। ठीक है, तो मैं जैसे ही इसको गेट हॉरोस्कोप करूंगा तो आपकी कुंडली यहाँ पे बन जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले ये कुंडली बन गई। ठीक है, तो जब ये कुंडली बन जाती है, इस कुंडली के फॉर्मेट को बोला जाता है डायमंड चार्ट या नॉर्थ इंडियन चार्ट। ठीक है, तो इस कुंडली को कहा जाता है डायमंड चार्ट या नॉर्थ इंडियन चार्ट। तो अब आपको इस कुंडली को देखना कैसे है, उसको देखने के लिए आपको ये चीज समझना जरूरी है। इसको कैसे देखा जाता है, एक मिनट, अनोटेशन पे जाते हैं। तो आप देखो, ये जो पहला बॉक्स है ना, ये जो पहला बॉक्स है, इसको बोला जाता है फर्स्ट हाउस। ओके, ये जो पहला बॉक्स है इसको बोला जाता है फर्स्ट हाउस। और ये जो कुंडली है ये एंटी क्लॉकवाइज चलती है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के विपरीत इसको चलाना है आपको। ठीक है, घड़ी क्लॉकवाइज चलती है, इस तरफ चलती है जी, और लेकिन ये कुंडली ऐसे चलती है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इस तरह से चलती है। ठीक है, ये ऐसे चलती है। ठीक है, मैं इसको दोबारा क्लीन करता हूँ, स्टॉप एनोटेशन। ठीक है, तो इस तरह से चलती है कुंडली। तो इसका मतलब ये जो है, ये पहला घर है, ये दूसरा घर है, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। ठीक है, तो हमें जो भी घर गिनने हैं हमें इसी तरह से गिनना है। दिस इज फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, इस तरह से काउंट करना है। अब हमने ये हाउस काउंट कर लिया। अब हाउस क्या होता है हम आगे समझेंगे, लेकिन हमने ये हाउस काउंट कर लिया। ठीक है, उसके बाद हम देख रहे हैं, कई लोगों के मन में सवाल आ सकता है कि यहाँ पे हमने 1 बोला लेकिन यहाँ पे 9 लिखा हुआ है। करेक्ट, यहाँ पे हमने 2 बोला लेकिन यहाँ पे 10 लिखा है, तो ये क्यों लिखा है? तो जो भी ये नंबर आप देख रहे हो, ये सारे नंबर जो हैं ये साइन से एसोसिएटेड है। अब साइन क्या होता है? जिसे आप कहते हैं राशि।
तो पहले घर में कौन सी राशि पड़ रही है, तो हमें दिख रहा है 9वीं राशि पड़ रही है। ये 9वीं राशि क्या होती है, हम आगे इसको समझेंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि चौथे घर में कौन सी राशि पड़ रही है, तो आप बता सकते हैं, नंबर बता सकते हैं, चौथे घर में कौन सा नंबर है? अर्चना जी। मीन राशि पड़ेगी सर। हाँ जी, बिल्कुल सही। तो चौथे घर में 12वीं राशि पड़ रही है, ठीक है। अगर हम कहें 10वें घर में कौन सी राशि पड़ रही है? अगर हम 10वें घर में काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नंबर कन्या। 6 राशि, ठीक है। कन्या वर्गो है क्या सर? जी जी जी, वर्गो है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको राशियां ऐसे देखनी है, ठीक है, कि कौन से घर में कहाँ कौन सी राशि पड़ी है। अब हमने ये राशियां तो देख ली, लेकिन हमें ये समझ नहीं आया कि ये राशियां कहीं ना कहीं किसी न किसी ग्रह से, और इस राशि का कोई ना कोई नाम होगा जिनको हमें जानना चाहिए। लेकिन सबसे पहले हमने जो हाउसेस की बात करी, अब हाउस का मतलब क्या है? देखिए, जब भी हम ज्योतिष सीख रहे हैं वहां पे आपको ये ध्यान देना है, वैदिक ज्योतिष में इस हाउस को क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है भाव, भाव या भावा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, भाव का मतलब है एक्सप्रेशन। आज की डेट में अगर आप किसी से मिलेंगे, किसी को देखेंगे, किसी को जानेंगे, तो उसके भाव से उसको समझने की कोशिश करेंगे। क्या उसका स्वभाव अच्छा है? क्या उसका स्वभाव बुरा है? क्या वो इंसान सेल्फिश है? क्या वो इंसान मदद करने की भावना रखता है? क्या वो इंसान गुस्से वाला है ना? तो कहने का मतलब भाव इज ऑल अबाउट एक्सप्रेशंस। तो एवरी भावा और हाउसेस आर नोन एज, दे आर गोइंग टू एक्सप्रेस समथिंग। मतलब हर भाव कोई ना कोई कारकत्व या कोई ना कोई चीज बतलाता है। लेकिन मैं अगर हाउस की बात करूं तो हाउस डजंट हैव एनी एक्सप्रेशंस। हाउस का मतलब कुछ और है, लेकिन भाव का मतलब कुछ और है। तो भाव का मतलब क्या होता है? इट इज मीन्स एक्सप्रेशंस। फिर हमने बात करी कि जैसे हम भाव सुना या हाउस सुना, वैसे ही एस्ट्रोलॉजी में कुछ प्लैनेट्स भी होते हैं। अब प्लैनेट्स जो है उसका अगर हम टेक्निकल मीनिंग निकालें तो दैट इज समथिंग एल्स। लेकिन एस्ट्रोलॉजी प्लैनेट्स को कुछ और कहता है, जिसे कहते हैं ग्रह। ग्रह का मतलब है ऐसी कोई सब्सटेंस जिसमें ग्रहण करने की क्षमता हो। ग्रहण करना मतलब क्या है? एनर्जीज को एब्जॉर्ब करना या एनर्जीज को एक्सेल करना, ठीक है। ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जो एनर्जीज को इम्पैक्ट करे, एनर्जीज को इन्फ्लुएंस करे, वो एक ग्रह है। जैसे कि अगर आपको ग्लास में पानी दिया गया तो हम बोलेंगे जल ग्रहण कीजिए, है ना। तो ग्रहण मतलब आप पानी को पी ले रहे हैं। अगर आपके पास खाना दिया हुआ है तो आप बोलेंगे भोजन ग्रहण कीजिए, तो इसका मतलब आप वो खाना खाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? कहीं ना कहीं ग्रहण और ग्रह, दे हैव देयर ओन मैग्नेटिक फील्ड्स। एवरी प्लैनेट हैज अ पॉजिटिव अ पर्टिकुलर एनर्जीज। फिर बात होती है, ठीक है, अगर हमने माना कि चलो ग्रह के पास एनर्जीज हैं, तो हमें क्यों इन्फ्लुएंस करता है ना। हमें ही पता है कि हमारी शरीर पंचभूत से बना है। तो डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज पंचभूत? पंचभूत क्या होता है? किसे पता है, किसे नहीं पता है? यस नो बता दीजिए। राइट, एलिमेंट। These are elements, yes. हाँ हाँ, बिल्कुल। तो हमारा जो शरीर है 5 तरह के एलिमेंट से बने हुए, है ना। तो उस एलिमेंट में अलग अलग एलिमेंट्स हैं। तो अलग अलग एलिमेंट्स में अलग अलग एनर्जी फॉर्म्स हैं। तो जैसे ही ग्रह एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो वो आपके एनर्जीज को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसका सबसे इजी अंडरस्टैंडिंग है, आप देखिए पृथ्वी के सबसे करीब कौन सा ग्रह है? कोई बता सकता है? कई लोग बोलेंगे आपको कुछ नहीं आता, पृथ्वी के सबसे करीब ग्रह कोई दूसरा है, ये तो चंद्र जो है वो सैटेलाइट है। लेकिन हम एस्ट्रोलॉजी के लिए अगर बात करें तो चंद्र ही ग्रह है
सूर्य ही ग्रह है, जबकि सूर्य स्टार है और चंद्र एक सैटेलाइट है ना। लेकिन हम इनको ग्रह मानते हैं, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी में, क्योंकि ग्रह का मतलब अलग है। ग्रह का मतलब प्लैनेट नहीं है, प्लैनेट का मतलब अलग है, सैटेलाइट का मतलब अलग है, स्टार का मतलब अलग है। लेकिन हमारे लिए ज्योतिष में ये सारी चीजें, सूर्य, चंद्र, शनि, सारे ग्रह हैं। व्हाई? बिकॉज एवरी प्लैनेट और ग्रह हैज इन्फ्लुएंसिंग पावर। तो अगर हम कहें पृथ्वी के सबसे करीब जो ग्रह है उसे हम चंद्र मानते हैं। तो आपको पता है कि चंद्र इस पृथ्वी के अंदर जितना भी पानी है उसको वो कंट्रोल कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है। क्या आपको ये चीज लगता है साइंटिफिकली ऐसा होता है? यस, नो? साइंटिफिकली क्या चंद्रमा कहीं पे पृथ्वी में जितना भी पानी है क्या उसको इन्फ्लुएंस करता है? जी, बिल्कुल करता है ना। जैसे कि हम कहते हैं ज्वार और भाटा जो आता है कहीं ना कहीं चंद्र के इन्फ्लुएंस से ही आता है। तो ये आपको एक सिंपल एक अंडरस्टैंडिंग देता है कि एक ग्रह के कई इन्फ्लुएंसेस हम देख पाते हैं, लेकिन कई इन्फ्लुएंसेस हम देख नहीं पाते लेकिन जिंदगी में महसूस कर पाते हैं। अगर मैं आंखें बंद कर लूं और बोल दूं कि भाई ये चीज मेरे सामने नहीं है ना, मान लेते हैं आपने आंखें बंद कर ली और मान लिया पूरा रोड खाली है और बिजी रोड में आप चलने लग गए, तो ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि सामने से गाड़ी आएगी वो आपको टक्कर मार देगी, क्योंकि वो आपकी सोच है जी, लेकिन असलियत में तो वो तो है। तो इसका मतलब ये है कि चाहे आप माने या ना माने, ग्रह अपने असर जरूर देते हैं अपने एक निर्धारित समय में। अब ये निर्धारित समय क्या होता है? निर्धारित समय में मतलब यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी में कुछ और भी चीजें हैं जो हम इंपॉर्टेंस देते हैं, जिसे हम कहते हैं दशा सिस्टम, जिसको हम डिटेल में समझेंगे इस कोर्स में। अब दशा सिस्टम क्या होता है? दशा सिस्टम मतलब हर एक ग्रह एक पीरियड में आपके जीवन में असर देने वाला आता है। तो जरूरी नहीं है कि जैसे मानव जी हैं, मानव जी की दशा अलग चल रही होगी, मेरी दशा अलग चल रही होगी, नरेंद्र जी की दशा अलग चल रही होगी। तो इसका मतलब क्या होगा? तीनों के जिंदगी में अलग अलग असर आएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर इन तीनों में से दोनों की दशा एक हो तब भी उनके जीवन में अलग अलग असर आएंगे, क्योंकि उन दोनों का जन्म का समय, स्थान और दिन में अलग अलग असर होंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जन्म के समय का जरूर होता है। अब कई बार ऐसे भी होता है कि किसी के पास अपना जन्म का समय ना हो, तो इस क्लास में तो हम उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर किसी का जन्म का समय ना हो तो ऐसे केस में आप एक प्रश्न कुंडली बनाकर भी उस जातक के बारे में समझ पाएंगे। जो चीज हम इस कोर्स में सीखेंगे वही चीज आप प्रश्न कुंडली में भी लगाकर समझ पाएंगे। फिर बात होती है कि ग्रह के साथ साथ अगर हमारे जीवन में कोई घटना हो रही है, तो कई बार कई इंसान आपको बोलेंगे कि भाई आपके ग्रह बहुत अच्छे हैं लेकिन फिर भी आपको कष्ट आ रहा है। ऐसा क्यों आ रहा है जी? क्योंकि कहीं ना कहीं कोई कार्मिक डेप्थ आ जाता है। अब कार्मिक डेप्थ क्या होता है? कई जगह हम विश्वास करते हैं कि जो आत्मा है वो कभी नहीं मरती, है ना। कई लोग बोलते हैं कि भाई ऐसी चीज सही नहीं है, ये गलत है, इसको हम जो चीज हम प्रूफ नहीं कर सकते हम उसको क्यों माने। लेकिन क्या आपने ऐसा कभी देखा है या ऐसा कभी सुना है कि कितने सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको अपने पुनर्जीवन के बारे में याद रह जाता है? हाउ इट इज पॉसिबल? अगर मरने के बाद कोई जीवन नहीं आता या जीवन लेने से पहले और कोई जीवन नहीं था, तो कैसे उनको, उन बच्चों को अपने वो घर, उन लोगों के नाम, उन रिश्तेदारों की पहचान, उन रिश्तेदारों की इच्छाएं कैसे याद रह सकती हैं? हाउ इज इट पॉसिबल?
देखो, हर चीज हम प्रूफ कर दें वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो चीज हमारे आंखों के सामने है उसको हम नजरअंदाज कर दें वो भी सही नहीं है। लेकिन कई हमारे सेक्रेट स्क्रिप्चर्स ये कहते हैं कि आत्मा कभी नहीं मरती, तो ज्योतिष भी उसी सिद्धांत को मानता है और हर चीज को किसी न किसी एक ग्रह से जोड़ता है। जैसे कि ज्योतिष में हम सूर्य को आत्मा से जोड़ते हैं, क्योंकि हमें ये लगता है सूर्य इज अ प्योर प्लैनेट एंड आत्मा is also a pure, the purity is 100%। हम ये कहते हैं आत्मा कहीं ना कहीं एकदम साफ होती है, तो जनरली लोगों का दिल साफ होता है। हम आत्मा और दिल और सूर्य इन तीनों को एक ही ग्रह से देखते हैं, है ना, तो हम कहते हैं दिल जनरली लोगों का साफ ही होता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि जीवन में हमें दिक्कत कई बार प्लानिटरी पोजीशन ठीक होता है तब भी आती है, क्यों आती है? क्यों न क्यों हम कोई ऐसे कार्य इस जीवन में कर लेते हैं वो कहीं ना कहीं हमें इम्पैक्ट करते हैं, और हमारे पिछले जन्म के कार्य भी हमें कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करते हैं, क्योंकि हम उनको एज अ कार्मिक डेप्थ मानते हैं, है ना। कई बार आप देखेंगे कई लोगों ने कुछ भी नहीं किया होता, या कई बच्चे, एकदम छोटे बच्चे जन्म लेते हैं और जन्म के साथ ही किसी वजह से वो इस दुनिया से चले जाते हैं। ऐसा क्या किया उन्होंने? ऐसा क्या किया? कुछ भी नहीं किया उन्होंने। लेकिन हम ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं पिछले जन्म के कोई ना कोई पाप हैं जो उनको ये पीड़ा दे रहे हैं। और साथ ही में आप ये मत समझना कि आप जीवन में अगर कुछ झेल रहे हैं तो आपके परिवार के सदस्य वो नहीं झेलेंगे, ऐसा कभी नहीं होता। अगर आप दुखी हैं तो आपके परिवार वाले केक काट रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होता। अगर आप लोग एक फैमिली में हैं तो कहीं ना कहीं कोई ग्रह अगर आपको इम्पैक्ट कर रहा है तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके परिवार वालों को भी वो इम्पैक्ट करेगा। वाई? अगर आप एक फैमिली में जुड़े हैं तो कार्मिक डेप्थ सबको इम्पैक्ट कर रही है। पहले जमाने में जब भी हम कार्मिक डेप्थ देखते थे, या पहले के टाइम में जब भी हम एनालिसिस करते थे, हम पूरे परिवार की कुंडली मंगाते थे, और उस टाइम पे पूरी कुंडली देखने के बाद ही हम डिसाइड करते थे ये ग्रह ऑन अ होल पूरे परिवार में खराब कर रहा है। और ये चीज आप देखना, जब हम आगे बढ़ेंगे या जब हम और एस्ट्रोलॉजी की मतलब नॉलेज को डेवलप करेंगे, उस टाइम पे आप ये देखना कि आज, जैसे मैं नाम नहीं लूंगा, जैसे आज मेरे पास कोई कंसल्टेशन आया तो उनके दोनों बेटियों के मैरिड लाइफ में कोई ना कोई समस्या आई, तो अगर वो आ रही है तो कहीं ना कोई एक कार्मिक डेप्थ तो है उनके परिवार में, जो उनको भी आई और उनकी बड़ी बेटी को भी आई और कहीं ना कहीं उनके छोटी बेटी को भी आई। तो वो कार्मिक डेप्थ है ना, और वो एक ही परिवार में। ऐसा भी होता है, कहा यह जाता है, एस्ट्रोलॉजी ये कहता है कि माता पिता के भी कर्म बच्चों को झेलना पड़ता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जिस परिवार में आप जन्म ले रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं किसी रीजन से ले रहे हैं आप। एक बच्चा एक ही समय पे जन्म लेता है टाटा बिरला के घर में, और एक ही बच्चा एक ही समय पे जन्म लेता है एक रिक्शे वाले के घर में। ऐसा क्यों है? कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है कर्मों में। हम तो बोल देते हैं मतलब ये बच्चा जो पैदा हुआ विद सिल्वर स्पून, लेकिन क्यों भाई? कोई ना कोई पिछले जन्म के कार्य हैं जो यहाँ पे डिफरेंसेस पैदा करते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये जन्म और पिछले जन्म और आने वाले जन्म, इन तीनों को एस्ट्रोलॉजी मानता है और समझता है। लेकिन बार बार ये कह रहा हूं कि कई चीजों को हम प्रूफ नहीं कर सकते, तो हम क्या चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी के द्वारा? इस जन्म को सुधारें, पिछले जन्म के कर्मों को सुधारें,
और आने वाले जन्म को सुधारने की कोशिश करें। दिस इज द मेन इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड वैदिक एस्ट्रोलॉजी, बिकॉज द वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज कनेक्टेड विद कर्मा थ्योरी, एंड द कर्मा थ्योरी सेज पिछले जन्म के कर्म, इस जन्म के कर्म और आने वाले जन्म के कर्मों को सुधार लेना ही ज्योतिष का मेन उद्देश्य है। आर एबल टू अंडरस्टैंड? अगर समझ आ रहा है तो यस लिखेंगे। ज्योतिष का काम सिंपल है, वो आपके इस जन्म को, पिछले जन्म को और आने वाले जन्म को सुधारने की क्षमता आपको देता है अच्छे कार्यों के द्वारा। फिर बात होती है कि हम कैसे देखें कि कौन से ऐसे कार्य हैं जिससे हमारे जीवन सुधरेंगे। तो इट इज वेरी इजी कि आपके कौन से ग्रह खराब है, तो वही चीजें हम बेसिक में पूरे समझेंगे कि राशियां क्या है, कौन से ग्रह खराब हैं, कौन से ग्रह की वजह से क्या इम्पैक्ट आ रहा है, उसको कैसे समझेंगे। तो अभी जैसे हमने एक छोटा सा एग्जांपल समझा कि कुंडली कैसे बनती है, तो मैं एक बार ड्रॉ करके भी आप लोगों को बताता हूं कि कौन कौन से ग्रह होते हैं हमारे पास। तो अगर हम ग्रह और राशि के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारे पास 7 नहीं 9 ग्रह होते हैं, है ना, 9 प्लैनेट्स, और हमारे पास 12 राशियां होती हैं। ठीक है जी। ये 9 ग्रह हैं जो हमारे बोले गए हैं। तो शुरू होता है सूर्य से, सूर्य, चंद्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, बुध, शुक्र, राहु, केतु। ठीक है, ये सारे ग्रह हमारे पास हैं। और हमारे पास राशियां हैं। राशि कौन कौन सी हैं? हमारे पास है एरीज, 12 राशि हैं, एरीज, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, पाइसिस। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या है, ये सारी राशियां कहीं ना कहीं एसोसिएटेड है ग्रहों के साथ। तो अगर मैं कहूं सूर्य के पास नंबर 5 साइन है विच इज कॉल्ड लियो, चंद्र के पास नंबर 4 साइन है जो कि कैंसर, मंगल के पास 2 साइन है, वन इज 8, एरीज एंड स्कॉर्पियो। जुपिटर के पास भी 2 साइन है, एक 9 एक 12। तो एक है सजिटेरियस और एक है पाइसिस। सैटर्न के पास भी 2 है, एक है कैप्रिकॉन, एक है एक्वेरियस। बुध के पास भी 2 है, एक है जेमिनाई और एक है वर्गो। शुक्र के पास भी 2 है, एक है लिब्रा और एक है टॉरस। राहु और केतु के पास कोई भी साइन अलॉट नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब आपके पास 12 राशियां हैं, उन 12 राशियों को इन ग्रहों के आधिपत्य या मालिकाना हक दिया गया है। तो इसका मतलब जब भी हम इन राशियों को देखेंगे, इनके मालिक को हमेशा ध्यान रखेंगे और इनके मालिक के द्वारा ही हमें पता चलेगा इनके पास क्या पावर है क्या नहीं है। जैसे कि हमने आज बात करी कि भाई एरीज वाला स्लिम ट्रिम होता है जनरली, टॉरस वाला थोड़ा टाइम टू टाइम आने के बाद बल्की हो जाता है। ठीक है, अगर आप मेरी पुरानी फोटो देखोगे, है ना, मेरी पुरानी फोटो देखोगे तो मैं बहुत ही स्लिम ट्रिम था, और आज की डेट में देखोगे तो मैं थोड़ा हेल्दी हो गया, थोड़ा नहीं थोड़ा ज्यादा ही हो गया, लेकिन हेल्दी। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो टॉरस असेंडेंट होते हैं वो धीरे धीरे ब्रॉडर होते हैं, थोड़ा ब्रॉड हो जाते हैं। ठीक है, और वेट भी गेन कर लेते हैं। जरूर उसमें ग्रह भी कई बार इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है। अगर जैसे बृहस्पति खराब हो
तो कहीं ना कहीं वो वेट दे देगा, फैट डेवलप कर लेगा, है ना। तो ये सारी चीजें आपको इस तरह से देखने को मिलेंगी। तो कल की क्लास में हम इसमें आगे जाएंगे और चीजों को समझेंगे कि कैसे हम राशि को इलेबोरेटिव वे में समझें। जैसे कि हर एक ग्रह, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि अगर सूर्य है तो सूर्य या सन किस तरह की मृत्यु दे सकता है आपको, है ना। तो इस तरह की चीजें जानने के लिए हम इस कोर्स में आगे बढ़ेंगे कि ग्रह क्या डिनोट करता है, किस तरह की चीजें बोलता है। अगर मैं सूर्य की बात कर रहा हूँ, क्या वो मेल प्लैनेट है, क्या वो फीमेल प्लैनेट है, क्या कोई ऐसा प्लैनेट है जो कि ट्रांसजेंडर है, कोई ऐसा प्लैनेट है जो कि फीमेल है। ये सारी चीजों को हम समझेंगे, राशियों को अलग अलग तरीके से समझेंगे। इस कोर्स में हम आगे बढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल कोई भी सवाल आप लोगों के मन में है, और ये भी मेरे को शेयर करना कि आप लोग अगर इस कोर्स में जुड़े हैं तो क्या सोच के साथ जुड़े हैं, क्या चीज आप सीखने के लिए जुड़े हैं, तो वो भी जरूर आप शेयर करें। ठीक है, चलिए। So if anybody is having any question, they can raise their hand and I will be happy to answer it. जी सर। सर जो आपने अभी कहा कि क्या सोच के जुड़े हैं, तो हम तो यही जानेंगे सर कि आप बहुत अच्छे से जो है, हम तो वहां तक पहुंच भी नहीं सकते, जी जी और आप ज्योतिष के बारे में बहुत बारीकी से जानते हैं। तो मैं समझता हूँ हम ये उम्मीद करते हैं कि आप तो हमारे कहने से ज्यादा आप खुद ही बहुत अच्छे से हमको कराएंगे जो जरूरत है। जी जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जी अर्चना जी। हेलो, नमस्ते सर। जी जी नमस्कार। सर मैंने आपके ना 3 कोर्स ऑलरेडी किए हुए हैं, बट बेसिक के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे, तो इसलिए मुझे ये करना था और आपसे भी करना था। मैंने कहीं और से भी किया था, बट आपका जो पढ़ाने का तरीका है, समझाने का तरीका है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा जी जी और थैंक यू। बहुत समझ में आता है सर। जी जी तो थैंक यू। इसीलिए मैं बेसिक एकदम स्ट्रॉन्ग करना चाहती हूँ, इसलिए मैं जुड़ी हूँ। जी जी थैंक यू, आपका और स्वागत सर है। एक चीज और आपने बताई थी कि जैसे आपने बोला कि चंद्रमा की राशि में केतु है, तो ये मुझे समझ नहीं आया। तो ये सारी चीजें भी आएंगी क्या इस कोर्स में? हाँ हाँ जी आएंगी। अच्छा। हमें ये पता चलेगा कि जैसे मैंने बताया कि चंद्रमा के ऊपर केतु की दृष्टि, है ना। अच्छा। तो ये सारी चीजें आपको पता चलेंगी कि कौन से ग्रह की दृष्टि कहाँ से देखनी है, कैसे देखनी है। हाँ जी सर, हाँ क्योंकि तो सर ये जो 5 कोर्स जो आपसे मैंने किए हैं उसमें ना काफी सारी चीजें समझ नहीं आ रही है, जैसे कह रहे हैं ना सिर के ऊपर से जा रही है। जी जी वेट कर रही थी बहुत दिनों से कि मैं आप कोई ऐसा कोर्स आए तो मैं जल्दी से ज्वाइन करूँ। जी जी बिल्कुल, इसमें कवर करेंगे ये चीजें। हाँ जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी सर बताइए। Yes. सर एक्चुअली मैं आपसे जुलाई से जुड़े हुए हूँ, जो जी लाल किताबी कोर्स से। जी इस कोर्स से जो मैंने आपका जो बेसिक चीजें सीखा थोड़ा थोड़ा, तो उसमें थोड़ा हमें बहुत सारा फायदा हुआ है। तो सब चीजें जी शो करने के बाद, और जी हमारा बहुत दिन से थोड़ा इच्छा था कि कुछ प्रॉपर्टी ले, तो वो भी हमारा हो गया। बहुत मतलब बढ़िया बहुत जी। सारा अच्छा हुआ है। और मेरे बहन का भी बहुत सारा इशू आ रहा था, तो उनका घर में भी साफ करने के बाद बहुत सारे हेल्थ इश्यूज उनका ठीक हो गया है। बहुत तो बढ़िया। तब से मैं आपका 2-3 कोर्स किया है, ये भी कोशिश की ज्वाइन किया। जी जी बस, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। सचिन जी। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर आपके सारे कोर्सेज बहुत अच्छे होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। जो भी मैंने अटेंड किए अभी तक, और काफी मेरे को नॉलेज मिला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज एक्सेप्ट माय थैंक यू वेरी मच सर। ग्रीटिंग्स फॉर इट सर। थैंक यू। तो ये कोर्स ज्वाइन करने का, जैसा आपने बताया सर, बेसिक रीजन है दैट सब लोग प्रेडिक्शन के पीछे भागते हैं, बेसिक्स छोड़ देते हैं। तो while studying I came to know about that blank chart prediction, that कि लग्न की राशि जो हो रही है उसके बाद जो राशियां बाकी घरों में पड़ रही हैं, उससे जो है आपने पुराने लेक्चर्स में भी बोला है that you can make almost 50 to 100 predictions just by looking at the rashis and other things. So expecting कि उसमें से सर कुछ 0.1% हम लोग सीख जाएं उस एक्सपीरियंस से सर, तो वो एक सर एक एम है इस कोर्स से सर। थैंक यू वेरी मच सर। I will try to meet your expectation.
अरे सर अब प्लीज ऐसा मत बोलिए, बस हम लोग कितना ले पाएंगे उसके ऊपर है सर, आप तो जी। बेस्ट देते हैं। जी जी, थैंक यू थैंक यू सो मच सर। शर्मा जी शायद आपने पूछ लिया है। तो इतना ही कहूंगा कि सर जो है 20 साल से हम ज्योतिष से परिचय है जी जी बेसिक। तो ये बेसिक इसीलिए भी मैंने ज्वाइन किया खासतौर से कि जस्ट रिवीजन करने से आप भी सर जब दोबारा किसी कोर्स को पढ़ाते हैं तो कुछ ना कुछ नई चीज लेके आते जी, हैं। तो जो चीज हमने पहले सीखी है तो कहीं ना कहीं हम मिस कर रहे होंगे बहुत सारी चीजों को, तो आपके बिल्कुल साथ में बिल्कुल। नई नई चीजों के साथ में वो हमारा जो आता है वो रिवीजन हो जाएगा, और जो जी, चीज हमारे स्लिप कर रही है वो हमारे अपडेट हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल Thank सर, सही कह रहे हैं आप। थैंक यू। विजय जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है। रोमिला जी। नमस्कार सर। मैंने नमस्कार। आपका अभी नक्षत्रा का कोर्स भी ज्वाइन किया है हम्म, और आपकी वीडियोस देखते रहती हूँ, तो मुझे हम्म, आपको पढ़ाने का तरीका बहुत ही अच्छा लगा। जी जी और मैंने इसके थोड़ा सा पढ़ा हुआ है इसके बारे में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में, लेकिन प्रिडिक्शन में मुझे बेसिक को कैसे यूज करें वो इतना अच्छे से नहीं आया। जी और दूसरा ब्लैंक चार्ट्स के बारे में, जैसे कि आपको प्लैनेट्स की प्लेसमेंट का भी नहीं मालूम, सिर्फ आपको लगना मालूम है ये है, तो उससे कैसे आप पूरे 12 हाउसेस को कैसे प्रिडिक्ट करेंगे, वो मैं थोड़ा सा इस बारे में अच्छे से जानना चाह रही थी। जी। और एक ये बोलते हैं कि जैसे हर एक हाउस है उसका जो शक्ति होती है वो उसके 7th हाउस में होती है, शिव शक्ति कॉम्बिनेशन जैसे वो बोला जाता है। तो मैं वो वैसे ही 2-8 एक्सेस है, 3-9 एक्सेस, इसमें भी वही शक्ति वो काम करेगा, तो वो कैसे काम करेगी, किस हाउस के लिए काम करेगी, वो सब चीजें मैं थोड़ा सा जानना चाह रही थी अच्छे से। ठीक है, ठीक है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सर। थैंक यू।